विद्यार्थियों, नागार्जुन की कविताओं पर हम बातचीत कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग शासन की बंदूक जो उनकी प्रसिद्ध कविता है उस पर बातचीत करेंगे। ये कविता 1966 में 1966 में प्रकाशित हुई थी या पब्लिक के बीच में आई थी। और नागार्जुन की कविता में हमेशा सत्ता के प्रतिरोध का स्वर है। हमेशा वो जनता के साथ में, सत्ता के साथ में नहीं है, यानी सत्ता की जो गलत काम है, उसकी अनीतियां हमेशा उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। और ग्रामीण जीवन के तमाम चित्र उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में नजर आएंगे। नागार्जुन की काव्य जो रचना है उसके विराट पहलू है, विराट स्तर है। उस लिहाज से भी नागार्जुन को हम समझते रहे। और मैंने पहले ही बताया कि नागार्जुन प्रगतिशील काव्यधारा के कवि होने के कारण भी उनके यहाँ पर बहुत सारे पहलू, बहुत सारे भाव आते हैं और ग्रामीण जीवन के तमाम चित्र आते हैं। पंचायतें, भाषा, वे लोक व्यवहार, उन सारी चीजों को अपनी कविता में वो कहीं न कहीं फणीश्वर नाथ रेणु की तरह दर्ज करते हुए नजर आते हैं। और सत्ता के साथ जैसे वो इसलिए प्रतिरोध के स्वर में नजर आते हैं क्योंकि वो हमेशा जनता के साथ है और जनता के भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए और रचनाकार अगर जनता के साथ नहीं है तो फिर वो किसके साथ है? फिर उसका रचनाकार होना या न होना कोई मतलब नहीं रखता है। जैसे पत्रकार जो होता है ना, अगर वो जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहा है, तो फिर उसका पत्रकार होना, जर्नलिस्ट होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। अगर वो सत्ता के गुणगान कर रहा है, सिर्फ उसकी चमचागिरी में लगा हुआ है और अपना बैंक बैलेंस और अपना रेपो बनाने में लगा हुआ है, तो फिर वो जर्नलिस्ट से कहते हैं कि मास की बात नहीं कर रहा है। और पत्रकार का काम ही है जनता की बात करना। अगर वो जनता के सवालों को नहीं उठा रहा तो फिर उसका मतलब क्या है? इसलिए वो कह रहे हैं कि जो शासन की बंदूक है, क्योंकि शासन सत्ता के पास तो पावर है ना, बंदूक है, कुछ भी कर सकता है वो। बंदूक की नोक पर आपसे कुछ भी करवा सकता है। तो उसके बारे में नागार्जुन क्या कह रहे हैं कि जो शासन की बंदूक है वो मेरा क्या कर सकती है कि खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हो। यानी कि जो कंकाल है उनकी जो शक्ल है वो जिससे कंकाल ही खड़े हो गए हैं। और नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, जैसे जो जिस प्रकार से विशाल आसमान है उसके बारे में हम कोई माप तोल नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से भारत सरकार क्या है, कर्नाटक सरकार क्या है, उसके बारे में हमारे पास कुछ चेहरा नहीं है। यानी कि वो एक अदृश्य शक्ति है। अगर मोटा मोटी कहेंगे तो लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुन करके हमारे सीएम पीएम सब आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अगर पूछेगा कि भारत सरकार क्या है तो क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी नहीं है ना, और भी बहुत सारा पूरा सिस्टम है ना। तो ये जो सत्ता का जो सिस्टम है वो एक अदृश्य शक्ति केंद्र है और वो अदृश्य शक्ति केंद्र जनता के द्वारा खड़ा किया जाता है, जनता खड़ा करती है। और अगर वो शक्ति केंद्र फिर जनता के ही खिलाफ काम करेगा, जनता के ही अधिकारों को कम करेगा, तो फिर कवि और रचनाकार का क्या फर्ज बनता है? कवि और रचनाकार किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति करेगा, उसको कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करना है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं। तो हिटलर था ना, आपको पता है, जर्मनी का जो तानाशाह था, जिसने कहा था कि सिर्फ इस देश में कौन रहेगा, नाजी रहेंगे और यहूदी नहीं रहेंगे। जैसे भारत में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, आदिवासी है, कितनी सारी वेराइटीज है यहाँ पर, है ना। तो अगर कोई कह दे कल की मतलब सिर्फ एक ही धर्म के लोग, एक ही जाति के लोग महान है और बाकी सब लोगों को या तो देश छोड़ के चला जाना चाहिए या फिर हमारी गुलामी करना चाहिए, वो क्या अच्छा होगा? क्या वो हमारे लोकतंत्र, समाज की समरसता और समाज के विकास के लिए अच्छा नहीं हो सकता है ना। तो हिटलर ने उस जमाने में, कब 1933-34 में आता है, और 35 में तो फिर बाद में आत्महत्या कर लेता है। आपको मालूम ही है, सेकंड वर्ल्ड वार में जब रूस उस पर आक्रमण करता है ना, तो फिर हिटलर आत्महत्या कर लेता है अपनी प्रेमिका के साथ में। तो उसका जो गुमान था कि सिर्फ नाजी, नाजी था ना वो, और वहां यहूदी थे, तो उसने कहा कि नाजी खून ही श्रेष्ठ है, नाजी खून को ही शासन करने का अधिकार है, बाकी सारे खून को शासन करने का अधिकार नहीं है। कि जैसे भारत में कह दे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण है और उनके अंदर न जाने कितनी जातियां हैं। तो अगर कह दे कि सिर्फ एक ही जाति के लोग को शासन करने का अधिकार है और बाकी सब गुलाम रहेंगे, तो कैसा रहेगा?
तो हिटलर ने इसको बकायदा सिस्टम के तहत पूरा प्रमोट किया और बकायदा उसने शासन में आकर के जब वो वहाँ का तानाशाह बन गया, सबसे पावरफुल आदमी बन गया, तो उसने बकायदा सुनियोजित तरीके से यहूदियों को मरवाया, उनकी हत्याएं करवाई, मतलब प्री प्लान पूरा शासन का इस्तेमाल करके। तो उसने लोगों के दिमाग में जोर जोर के भाषण देकर के बड़े बड़े भाषण दिया करता था वो। आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं हिटलर के भाषण और हिटलर की जिंदगी के बारे में कि उसने क्या किया और कितना लोगों को मारा और कितना बड़ा हत्यारा था वो। इसलिए आज आज तक जब भी कोई इस प्रकार की बात होती है तो उसी का उदाहरण दिया जाता है कि तुम तानाशाह हिटलर की तरह बात कर रहे हो, तुम तानाशाह हो, तुम लोकतंत्र को नहीं समझते हो, तुम समानता की बात नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सारी बात है। उस हिटलरी गुमान पर सब थूक रहे कि जो हिटलर का जो विचार था उस पर थूक रहा, उसको सब बर्बाद मतलब नकार रहे हैं। जिसमें कहानी हो गई, जिसमें जो शासन की बंदूक थी वो अंधी हो जाती है। मैंने कहा ना सिर्फ यहूदियों को मारना है और नाजी लोग सिर्फ शासन करेंगे। सिर्फ मोटा मोटी बता रहा हूँ, बहुत लंबी हिस्ट्री है इसके ऊपर, है ना। तो आप उसको समझेंगे तो शायद बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे कि कोई एक ही कौम श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। अगर कोई कहे कि सिर्फ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कोई कहे कि सिर्फ क्षत्रिय श्रेष्ठ है, कोई कहे कि शूद्र श्रेष्ठ है, कोई कहे कि बाकी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, तो सब श्रेष्ठ है। सब में कुछ न कुछ क्वालिटी है, गुणवत्ता है। इसलिए किसी एक को श्रेष्ठ बता करके बाकी की सबको हीन बताना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। कि बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मुख। अब देखिए ये कब की बात लिख रहे हैं कि सब तरफ बधिर रहने की, सब तरफ मौन है, सबको मूड किया जा रहा है, गुंगा किया जा रहा है। और विनोबा भावे भी मौन है। विनोबा भावे कौन थे आपको पता? गांधीवादी थे, गांधी के ही फॉलोवर थे वो। उनका आश्रम है वहां पर, महाराष्ट्र में वर्धा के पास में एक जगह है, वहां पर उनका आश्रम है विनोबा भावे का। तो गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और बाद में उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा भूदान? यानी कि धरती दान कीजिए, जो बंजर धरती, जो किसी काम की जमीन नहीं है, आप उसको दान कीजिए। जहाँ पर मतलब उसको गरीबों में बांटा जाए, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास खेती करने के लिए, रहने के लिए तक जगह नहीं है, तो उनको आप उनको दान देंगे तो हम उनको बांटेंगे ताकि समाज में इक्वलिटी की बात आएगी। उनका भूदान आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है विनोबा जी का। तो ये उस समय की बात है, नागार्जुन तब की कविता लिख रहे जब भारत में आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी। आपको मालूम ही होगा इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और करीब 2 साल तक चला था, शायद 1975 में लगाया था और 77 तक चला था। और आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी हार जाती है और वो पूरा राजनीतिक मसला अलग है। लेकिन आपातकाल में क्या होता है कि सारी जो लोकतांत्रिक जो अधिकार होते हैं सब खत्म हो जाते हैं और सिर्फ राष्ट्रपति के पास सारा पावर आ जाता है। और कि जिसको कहते हैं ना मार्शल लॉ लगाना, तो मार्शल लॉ की तरह था कि सारा पावर इंदिरा गांधी जी के पास था। अब किसको क्या करना, किसको जेल में डालना, क्या नहीं करना, जो भी हमारा विरोध करा सबको खत्म करो। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो विनोबा भावे ने कहा था इस इमरजेंसी के बारे में कि ये तो क्या शांति पर्व है ना। मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, अनुशासन पर्व है। क्या कहा विनोबा भावे ने इसके बारे में कि ये तो अनुशासन का पर्व है। तो उस लिहाज से भी अगर हम समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी हमें। और सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। और सत्य मतलब जाहिर सी बात है, जब आप सत्ता में आप अपना सब कुछ अधिकार अपने पास रखेंगे तो सत्य का तो गला घोटना ही पड़ेगा। और अहिंसा, जिस अहिंसा की बात गांधी बार बार करते रहे, वो बोला कि वो भी चूक गई यहाँ पर। और सब तरफ देखिए, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, और सब तरफ शासन की बंदूक चल रही है किसको जेल में डालना। और उसमें तमाम प्रतिपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जो भी सरकार का विरोध कर रहा था सब जेल में थे, और जो उसके साथ था उसको मस्ती करने का, पैसा कमाने का, मजा करने का सारा सुख उसके पास था। तो इस प्रकार की तानाशाही अच्छी नहीं होती है लोकतंत्र के लिए। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान की शासन व्यवस्था को देख लीजिए आप, बांग्लादेश को देखिए, वहां पर भी इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं रहेगी तो हम रहेंगे, समाज रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां रहेगी और एक समाज, विकसित समाज बना सकते हैं। लेकिन तानाशाही लगा करके आप समाज में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पैदा करके समाज को बेहतर रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं आप। और जली ठूठ पर बैठ गई
जो ठूठ जला हुआ है, जो लकड़ी जली हुई होती है ठूठ, उस पर कोयल बैठ गई है। कोयल क्या कूक रही है कि बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। लेकिन वो कह रहे कि फिर भी जो लोकतंत्र की बात करने वाले थे उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकी। वो सारे लोग बोले जेल में थे, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लड़ रहे थे और अंत में इंदिरा गांधी को आपातकाल हटाना पड़ा और वापस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वापस शुरू करना पड़ा। तो इस प्रकार के दौर इतिहास में आते हैं, कई राष्ट्रों में आते हैं जब तानाशाही हावी हो जाती है और किस प्रकार से उससे क्या होता है कि पूरा एक सिस्टम खराब होता है और न जाने कितनी पीढ़ियों को, न जाने कितने समाजों को, न जाने कितने लोगों को नुकसान उसका उठाना पड़ता है। तो इसलिए नागार्जुन या कहीं न कहीं वही बात बोल रहे हैं कि जो शासन की जो बंदूक है ना, वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकी। वो जो ठूठ था ना, उस पर भी कोयल ने कुक कुक बोला। कोयल के कुक बोला मतलब मिठास बोला उसने, और मिठास के साथ उसने बोला कि भाई शासन की जो बंदूक है वो कितना हमारा क्या बिगाड़ेगी, जो कुछ भी करेगी फिर भी हम मीठा ही बोलेंगे, हम लोकतंत्र की ही बात करेंगे, हम लोकतांत्रिक वैल्यू की ही बात करेंगे, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसको छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भले ही कविता 1966 में शायद पब्लिश हुई, मुझे लगता है कि शायद कविता बाद में छपी होगी। ये कहीं कि इसमें कुछ मिसकंसेप्शन हो रहा है, क्योंकि आपातकाल पर कविता है, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं और विनोबा भावे की बात कर रहे हैं हम। हिटलर तो खैर 1945 में होता है। तो उस सारे संदर्भ को लेकर के नागार्जुन ने कविता लिखी है ना। तो कुल मिलाकर के इसमें लोकतांत्रिक मूल्य और तानाशाही दोनों के बीच का द्वंद्व है कि जो लोकतंत्र के साथ खड़ा रहेगा उसे तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जो तानाशाही की तरफ चला जाएगा तो फिर उसके लिए तो आराम ही आराम है, क्योंकि उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है ना, क्योंकि जो बोल दिया बस वही वही नियम और कानून है ना। उस समय क्या होता है कि जो संविधान जिस भी देश का होता है वो संविधान स्थगित हो जाता है, उसके कानून सब बाहर हो जाते हैं, और जो शासन चला रहा होता है उसके हिसाब से वो सारी चीजों को, कानून को, नियम को बनाता है। जो उसके हित में होता है उसको लागू करता है, जो उसके हित में नहीं होता उसको लागू नहीं करता है। ठीक है। तो कविता के बारे में इतने सारे संदर्भ में इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि कविता के तमाम आयामों को, तमाम संदर्भों को समझ करके आप समझ सके कि शासन की बंदूक क्या होती है, और जिसके पास बंदूक होती है वो शासन कैसे करता है और बाकी लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाता है, या फिर अलग तरीके से काम कैसे करता है। देखिए बंदूक का इस्तेमाल शासक भी करता है, विद्रोही भी करता है, आतंकवादी भी करता है और क्रांतिकारी भी करता है। अब सवाल है कि जो बंदूक है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके पक्ष में किया जा रहा है। जैसे गांधी उस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन हिंसा और अहिंसा का जो एक द्वंद्व है, ये प्रश्न हमेशा चलता रहता है और हमेशा चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन में न जाने कितने सालों से चल रहा है, लेकिन युद्ध के रास्ते अभी तक शांति स्थापित नहीं हो पाई है। तो शांति की बात करना और बुद्ध के रास्ते पर चलना, गांधी के रास्ते पर चलना, वो कितना सही है और कितना अच्छा हो सकता है समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। और बंदूक की नली से जो क्रांति की बात करते हैं, रूस को आप देख लीजिए, चाइना को आप देख लीजिए, उनकी सिस्टम में क्या है, वहां लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना सम्मान है, क्या नहीं है, वो अलग विषय, थोड़ा विषयांतर है, लेकिन उस पर कभी बात करेंगे हम। लेकिन यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि नागार्जुन उस शासन की बंदूक की बात कर रहे हैं कि जिसके पास बंदूक है और शासन है, वो किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल जाता है और तब तानाशाही लागू करता है और सारे समाज को या सारे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक नियमावली को, सबको खत्म कर देता है। वो किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। और नागार्जुन कहीं ना कहीं इसी बात को बता रहे हैं कि इसलिए वो शासन की बंदूक आपका तब तक नहीं बिगाड़ सकती जब तक जनता साथ है, जनता संगठित है और जनता लड़ती रहेगी। तो जनता की शक्ति की बात या नागार्जुन कर रहे हैं, और शासन की जो तानाशाही उसको, उसकी पराजय की बात यहाँ नागार्जुन करते हुए नजर आते हैं। ठीक है। आपने पूरा सुना मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा ना कि मैंने नागार्जुन की सारी कविताओं पर लगभग वीडियो बना के डाल दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। उनकी कहानियों पर भी डाले हैं मैंने, जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। उपन्यास गोदान पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले हैं, तो उसको भी देखिए आप। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और लगातार पढ़ते रहिए, लगातार सुनते रहिए और लगातार अपने आप को समृद्ध करते रहिए। यह निरंतरता और अभ्यास से सब कुछ संभव हो सकता है। आप नेट की परीक्षा भी पास कर जाएंगे, बाकी परीक्षा भी पास कर जाएंगे, और जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसको भी अर्जित करते ले जाएंगे। सो नेवर गिव अप, बी अवेयर एंड बी हैप्पी।